आज मैं आप सभी के लिए यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ और री एग्जाम 2023 के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक एनालिसिस वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम पॉलिटी सेगमेंट के क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी 2023 में हमारे पॉलिटी से प्रश्न आए हैं वो फैक्ट के रूप में आए हैं या कॉन्सेप्ट के रूप में आए हैं या दोनों का मिला हुआ रूप है। मतलब एक पॉइंट में क्या कहते हैं फैक्ट दिया है, एक पॉइंट में आपको हमको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ। तो इस आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि फैक्ट आते हैं या कॉन्सेप्ट आते हैं, जिससे आने वाले 27 जुलाई के एग्जाम में हम अपनी तैयारी को और बेटर करके उसमें बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, यह वीडियो बाइलिंगुअल होगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों प्रश्न होंगे। ठीक है, हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो किस प्रवृत्ति से है, उनका लेवल क्या है। ठीक है, हमें डीप पढ़ना है या ऊपर से पढ़ना है, फैक्ट पढ़ना है, कौन जो भी चीजें है हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। ठीक, इससे पहले मैंने एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं। तो एक बार आप वहां जाकर वीडियो देख लीजिए, इसी चैनल पर है। ठीक है, तो उससे आपको एक अनुमान लग जाए कि हमें किस सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व देना है या किस सब्जेक्ट को कम देना है। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले हम प्रश्न पे चलते हैं और जानते हैं कि क्या है हमारा प्रश्न और ये फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ेंगे। अब टेंशन मत लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि डीपीएससी से पूछा गया है, डीपीएससी से प्रश्न पूछा गया है। हम टॉपिक जहां तक कोशिश करेंगे कि डीपीएससी प्रश्न के मदद से टॉपिक की पूरी अच्छी समझ आपको विकसित करा दे। ठीक है, डीपीएससी डीपीएससी में दो तरह के प्रश्न बनेंगे, एक फैक्ट के रूप में बनेंगे, कॉन्सेप्ट के रूप में बनेंगे। ठीक है, फैक्ट के रूप में आपसे आर्टिकल से पूछेंगे जाएंगे प्रश्न। ठीक, डायरेक्ट कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। कॉन्सेप्ट के रूप में आपसे डीपीएससी क्यों है, सॉरी क्या है, क्यों है, कार्य क्या है, ठीक, आदि सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक, तो इसमें जो भी पॉइंट दिए हुए हैं, इनके आधार पर हम ये अनुमान लगाएंगे कि ये फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो डीपीएससी जो है हमारा वो दिया गया है भाग चार में, भाग चार में अनुच्छेद 33 से 51 तक। ठीक है, ये तो हो गया फैक्ट के रूप में। अब इसमें जो पॉइंट दिए उसके आधार पर हम लगाएंगे इफेक्ट है कॉन्सेप्ट। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। क्या हम डीपीएसपी को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? अगर सरकार इसको लागू नहीं करती है तो क्या हम इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आता है नहीं। संविधान में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं दिया गया है कि आप डीपीएसपी को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और नैतिक जिम्मेदारी को हम कोर्ट में परिवर्तन के लिए नहीं लिया, कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, संविधान कहता है कि सरकार कानून बनाते समय डीपीएसपी को उसमें शामिल करेगी। जिस टॉपिक पे कानून हुआ, अगर महिला पे है तो डीपीएसपी में जो भी महिला से रिलेटेड आर्टिकल्स है उसको वो कानून में डालेगी। ठीक है, ये सरकार से अपेक्षा की जाती है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, आप पढ़ोगे इसको जाके, क्योंकि आर्टिकल में नहीं दिया हुआ, ये आर्टिकल में नहीं दिया हुआ, ये डीपीएसपी की व्याख्या में दिया हुआ है, ये डीपीएसपी की विशेषताओं में दिया हुआ है। ठीक, डीपीएसपी की विशेषता में दिया हुआ है। दूसरा इसमें दिया है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इट शैल बी टू ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। ये कह रहा है कि जब कानून निर्माण सरकार करेगी तो क्या उसमें डीपीएसपी को शामिल करना राज्य का कर्तव्य यानी सरकार का कर्तव्य होगा या नहीं? हाँ, ये बिल्कुल होगा। अभी मैंने आपको बताया सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो इसमें शामिल करे। ठीक है, तो इस आधार पे ये प्रश्न हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी एक विशेषता है, डीपीएसपी की एक विशेषता है। ठीक, जो कि ना किसी आर्टिकल में ना किसी जल्दी बुक में मिलती है। ये आपको क्या कहते हैं, अच्छी बुक पढ़ने से और खुद को समझने में चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन। एक चीज और इसमें बता दें, जैसे इस, इसमें वो तो पॉइंट आता है कि डीपीएसपी डीपीएसपी क्या सकारात्मक है या नकारात्मक, सॉरी
सकारात्मक है या नकारात्मक। एक प्रश्न ये भी कभी कभी आ जाता है ऐसे रूप में। तो डीपीएसपी जो है वो सकारात्मक है। अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक से तात्पर्य है कि क्या डीपीएसपी सरकार को किसी चीज के लिए मनाही करता है, सरकार ये नहीं करेगी, सरकार वो नहीं, जब नहीं। डीपीएसपी में हर एक आर्टिकल्स में, लगभग आर्टिकल्स में ये है कि सरकार को ये चीज करनी है। मतलब उसके जो निकल के आ रहे भाव उस टॉपिक से, तो उसमें क्या है, सरकार ये करेगी, मतलब वो सकारात्मक रूप में। नकारात्मक रूप में हर चीज के लिए मना है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो नकारात्मक प्रवृत्ति के है, क्योंकि उसमें मना किया सरकार ये नहीं करेगी, सरकार वो नहीं करेगी, उसका जो भाव है वो नकारात्मक है। यहाँ पे जो इसका भाव है सकारात्मक है। ठीक, इस आधार पर डीपीएसपी को हम सकारात्मक कहते हैं, जो इसकी अ, जो इसका भाव है वो सकारात्मक रूप में, ठीक है, यानी पॉजिटिव वे में है। जब भी कभी आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीपीएसपी पॉजिटिव चीजों की बात करता है कि सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी, ठीक है। आइए हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। तो हमने ये देख लिया इसके माध्यम से कि जो भी ये प्रश्न है ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। जब तक आप डीपीएसपी को आर्टिकल के बजाय आपको इसकी विशेषताओं पे जाना पड़ेगा, तो आपका यह प्रश्न सॉल्व होगा, ठीक है। अब जहां तक हो सका मैंने डीपीएसपी की सारी विशेषताओं को, तो आर्टिकल्स को छोड़ के हम वीडियो लाएंगे जिसमें हम पॉलिटी अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें हम डीपीएसपी को और बेटर समझेंगे। अभी तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर्टिकल प्रोविजन इज नॉट करेक्टली मैच, यानी मैचिंग का सवाल है। अब इसमें तीन तरह का प्रश्न बनेंगे, एक फैक्ट, एक कॉन्सेप्ट, एक मिक्स। आपको इसमें बहुत बारीकी से चीजों को पकड़ना है और समझना चलना है, ठीक है। इसमें ये बताना है कौन से मैच सही है, ठीक। मैचिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन सा सही, एक मिलान का होता है जिसमें आपको मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें आपको या तीनों सही पता हो या एक का गलत पता हो। लेकिन जो दूसरी मैचिंग आती है उसमें क्या होता है, उसमें एलिमिनेशन मेथड लग जाता है, वो आगे ऐसे प्रश्न उसमें हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो आइए पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं, इसमें क्या बोलता है। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 में दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय का एक अवलेख न्यायालय होना आर्टिकल 124 में दिया हुआ या नहीं दिया। ये पूरा सेंटेंस तो एक फैक्ट हो गया कि आर्टिकल जो बोल रहा है सही है या नहीं। दूसरा अगर हम देखें तो एक होता ये है अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, ये है कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है, ये क्या होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना निर्णय देती है, तो उस निर्णय को अन्य न्यायालय जैसे हाई कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो भी है, उस निर्णय को वो साक्ष्य के रूप में उपयोग करेगी, उसी को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। मतलब जो भी उसने निर्णय दिया है, आगे अगर कोई केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को सही मानकर वो केस चलाया जा सकता है, ठीक है, निर्णय दिया जा सकता है, ठीक। लेकिन अब हमें ये फैक्ट देखना है, क्या ये सब सही है। 124 में चीजें दी गई नहीं। 124 जो बोलता है वो बोलता है सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट गठन की बात करता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा फैक्ट आया, ये पूरा सेंटेंस फैक्ट के रूप में, बल्कि अभिलेख न्यायालय एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। अभिलेख न्यायालय ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जिसमें दिया गया है आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अप्लाई बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हिंदी में दिया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। कभी कभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट खुद ही सुप्रीम कोर्ट खुद ही हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्टों से चीजें केस मंगवा लेता है, अगर वो उसको लगता है कि समाज के हित में या देश के हित में यह केस बहुत जरूरी है और उसकी सुनवाई अच्छे से की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे इंडियन कोर्ट में, न्यायालय में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो इसका वो मंगा सकता है, उसके पास अथॉरिटी होती है। तो ये जो पॉइंट है आपको, ये फैक्ट नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक।
ये कॉन्सेप्ट है। पर ये जो है ये सही है। आर्टिकल 36 में ये दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष न्यायालय, ठीक, ये चीज सही है, आर्टिकल 33 में सही है। पर ये कॉन्सेप्ट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, तो आपको समझ में आएगा चीजें कि कैसे कार्य करती है हमारे यहाँ। तो आते हैं तीसरे पॉइंट पे। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। अब ये भी आपको एक ये दिया जा सकता है कि कहा जा सकता है कि आर्टिकल 143 दिया तो ये कॉन्सेप्ट फैक्ट हो सकता है, ठीक है, ये फैक्ट हो सकता है, फैक्ट है। अगर हम आर्टिकल 143 के हिसाब से पढ़ें तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये आर्टिकल 143 के हिसाब से पढ़ें तो ये फैक्ट है। अगर हम ये पढ़ते हैं केवल उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट मैं बोला था ना, कॉन्सेप्ट या फैक्ट दोनों मिक्स आ सकते हैं। तो अगर हम पूरे 143 में क्या है, तो ये फैक्ट है। पर ये चीज कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के पास क्या परामर्श शक्ति है, अगर है तो वो क्यों दी गई है, ठीक है। तो राष्ट्र, और ये किसके लिए दी गई है, तो ये प्रेसिडेंट के लिए दी गई है, प्रेसिडेंट के लिए दी गई है, प्रेसिडेंट के लिए दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से दो तरह की सलाह मांग सकता है। एक, संविधान लागू होने से पूर्व किसी संधि पर, संविधान लागू होने के पूर्व किसी संधि पर दे सकता है, या संविधान लागू होने के बाद किसी भी विषय में राष्ट्रपति मांग सकता है उससे। तो जो पूर्व है, संविधान लागू होने के पूर्व, ये पश्चात कर लेते हैं इसको। संविधान लागू होने से पूर्व जो है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक। परंतु हाँ, इसमें बात, सॉरी, इसमें बाध्यकारी है, सॉरी, बाध्यकारी है सुप्रीम कोर्ट। पूर्व में जो संधियां हैं, संविधान लागू होने के पूर्व जो भी संधियां हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, जबकि पश्चात वाले कानूनों के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति को वो बाध्यकारी नहीं है, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। हाँ, और दूसरा ये भी है कि क्या राष्ट्रपति को दी गई सलाह राष्ट्रपति बनने के लिए बाध्यकारी या नहीं। तो राष्ट्रपति इस संदर्भ में तो बाध्यकारी हो सकता है, संदर्भ में बाध्यकारी, लेकिन इसमें भी बाध्यकारी नहीं हो सकता। वो मान चाहे तो मान सके, चाहे तो ना मान सके सुप्रीम कोर्ट की सलाह, ठीक है। अरे यार, सॉरी, कोई डिस्टर्बेंस हो गया था, सॉरी सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। मैं समझ गया ये फैक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, क्या है, जो भी चीजें थी हमने इसको समझ ली। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। द फोर्थ पॉइंट हमारा, हमें सही गलत नहीं पता है, हमें पहले ये देखना है कि जो हमारे टॉपिक्स पॉइंट्स आ रहे हैं ये फैक्ट के रूप में ही है, कौन से प्रूफ, ठीक। अब दूसरा है 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता, अपीलिएट जुडिशियरी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वहां एड करूँ 432। तो ये जो 132 है, ये अगर इसको पढ़ेंगे 133 सॉरी 132 में जो भी चीजें हैं वो फैक्ट के रूप में क्या है उसमें। पर ये जो इसमें सेंटेंस दिया हुआ है अपीलीय अधिकारता, ठीक है, ये हो जाएगा फैक्ट, नहीं कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा हम बताएंगे आपको। उच्चतम न्यायालय अपीलीय अधिकारता से है, यह ये हाई कोर्ट से, ठीक है, हाई कोर्ट से कभी भी अपने पास कोई भी केस मंगवा सकता है, कोई भी केस मंगवा सकता है, ठीक। कभी भी कोई भी केस मंगवा, अगर उसको लगता है ये चीजें देश के समाज के हित के लिए, तो हाई कोर्ट से कभी भी केस मंगवा सकता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। तो इसमें जो है फैक्ट उसका कॉन्सेप्ट है। अगर हम सही करने पे हैं कि कौन में दिया गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि 124 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। तो हमने ये इस प्रश्न में देख लिया कि इसमें फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी है, ठीक। इन तीन चार
3 प्रश्नों को हल करने के बाद हमें समझ में आ गया है, सॉरी 2 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हमें ये पता हो गया कि हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट और फैक्ट जो है वो बारीकी से पढ़ना और समझना है, ठीक है। ये आ गया मैचिंग जो हम बात कर रहे थे, ये आया हमारा थर्ड क्वेश्चन मैचिंग के लिए। मैच लिस्ट फर्स्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट्स दिए हैं जिसमें हमें मैच करना है कि कौन सा पॉइंट किससे मैच कर रहा है, ठीक है। सूची एक सूची तो सभी सी तरह सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो पहला जो हमारा दिया हुआ है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 जो है, अनुच्छेद 26 जो दिया हुआ है ये किससे, ये फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 प्रकार की, जिसमें से 26 से सॉरी 25 से 28, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में बात कही गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में बात की हम टॉपिक करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और जानेंगे, इसके बेसिक, इसके कॉन्सेप्ट, फैक्ट, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी केवल हम नॉर्मली इसे पढ़ लेते हैं, पीवाईक्यू को सॉल्व कर तो जानते हैं कि कैसे आते हैं, ठीक। तो इसमें जो दिया गया होगा ये सीधे आपको क्या कहते हैं फैक्ट के रूप में देगा। मैचिंग जब भी आता है तो फैक्ट के रूप में आता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक अच्छी ट्रिक बताए जिसे आपको क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड को बोलते हैं। एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड में आते हैं हम इस प्रश्न को बहुत अच्छे से और जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको पता है कि आर्टिकल सब 26 जो है ये फंडामेंटल सॉरी फंडामेंटल राइट से है, फंडामेंटल राइट में जो भी है वो धार्मिक मामलों से है, तो इसमें जो दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए एक ही ऑप्शन में दिया गया होगा, ठीक, धार्मिक कार्य। तो ये हो जाएगा 26 का हमारा। तो अब इसमें आप देख लो एक का तीसरा कौन सा, तो एक का तीसरा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो हमारे ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ठीक। अब दूसरा हम आते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो दिया है वो डीपीएसपी का है, डीपीएसपी। तो आर्टिकल 40 दिया इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा, गठन। तो हम देख लेते हैं इसमें कहाँ से ग्राम पंचायतों के गठन की बात की जाए, ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी बात इसमें दिया गया होगा तो वो आर्टिकल 40 में मिलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 40 में दिया गया है 4। अब आप हम देख लें कि बी, यानी बी में जो 40 है वो 4 कहाँ पे है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक। कभी कभी क्या होता है हम एक पता होने से ऐसे ऑप्शन बने होते हैं तो वो हमारे एक से ही सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या कहते हैं तीन, तीन देखने पड़ेंगे, तीन देखते हैं बस आपको नहीं पड़ने की, चाहे वो पता हो या ना पता, इसमें तो तीन आपको सही पता होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं आर्टिकल 98। 98 जो है ये संसद से रिलेटेड है, आर्टिकल 98 संसद से रिलेटेड है। अब आप इसमें देखिए संसद कहाँ पे है, संसद यहाँ पे है, क्योंकि आपका 76 74 से लेके 74 से लेके 92 सॉरी 96 या 96 जो आई एम नॉट करेक्ट, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो 98 है संसद के सचिवालय से रिलेटेड है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं 98 जो संसद का सचिवालय है वो ऑप्शन सी का दूसरा, तो यहाँ पे है, तो ये हमें चौथे पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ना है और समझना है, उसके बाद एलिमिनेशन लगा के मेथड को सॉल्व करना है, ठीक है। ये होगा और मैचिंग, ये आएगा पूरा फैक्ट के रूप में, फैक्ट, ठीक है। मैचिंग जब भी आएगा वो आएगा फैक्ट के रूप में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें दिया है द सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट जैसे छठी अनुसूची, ठीक, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, तो दो की पॉइंट्स हैं, दो की पॉइंट्स हैं, एक तो छठी अनुसूची, दूसरा तो ये जो है इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ये ऑप्शन राज्यों के पूछे कौन कौन से राज्य हैं, तो राज्य जो पूछे गए ये फैक्ट हो गया हमारा, कौन कौन। पर जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची जब हम पढ़ेंगे तो ये क्यों बनाई गई, किसके लिए बनाई गई, महत्व क्या है इसका, ठीक, इसकी विशेषताएं जो भी है सारी चीजें ये आएंगे कॉन्सेप्ट के रूप में,
तब आप समझ पाएंगे कि छठी अनुसूची क्यों बनाई गई। ठीक, इसके साथ साथ पांचवी अनुसूची भी बनाई गई जिसमें अन्य क्षेत्रों का भी है। इसमें अन्य क्षेत्र, इसमें अन्य क्षेत्र, ठीक है। छठी और पांचवी दोनों में है प्रशासन का है, लेकिन ये SC ST से है, SC से है, ये ST से है, ठीक है। छठी जो ST से है, ये SC से, ठीक है। ये चीज अंतर है दोनों में। तो हमें अभी प्रश्न जो है वो बाद में जाएंगे, GS क्लास देखेंगे, उसमें लिखेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो अभी जो प्रश्न है ये सीधे राज्य होगी कि छठे अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं। तो इसके लिए छठे अनुसूची के इलेक्ट्रिक आता है AM TM। AM होता है, चार राज्य हैं, असम, मिजोरम, सॉरी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, ठीक। तो हम देख लेते हैं आसाम किसमें स्थित नहीं, इसमें इसमें सब में आसाम में। दूसरे पे हमारा मेघालय, मेघालय का कहाँ पे है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। जाहिर सी बात है, एक एक हमारा ये सही बात। हमें दो ही देखने के बाद हमें पता चल गया कि ये फैक्ट के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रश्न, यानी महान्यायवादी, महान्यायवादी का होता है आर्टिकल 76 से, आर्टिकल 76 में मान्यता को लेकर। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे जो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं क्या वो फैक्ट के रूप में है या कॉन्सेप्ट के रूप में है, ठीक है। तो ये इसके प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक थोड़ी समझ बना लेते हैं। पहले टॉपिक समझ। महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार का एक वकील होता है, भारत सरकार का वकील होता है, सबसे बड़ा वकील ये होता है जो सरकार के लिए विभिन्न केस लड़ता है, ठीक है। इसको हर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब जगह सुनवाई का अधिकार प्राप्त है कि कहीं भी जाके सरकार के लिए। परंतु ये सरकार के खिलाफ ना तो कोई लड़ाई लड़ सकता है और ना ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, जब तक सरकार का वकील है, ठीक है। आइए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहते हैं। अब हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ प्रधानमंत्री नियुक्त करता है इसे, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो हम आर्टिकल 76 में दिया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारत का महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो जाहिर सी बात है, हमारा जब ये पता चल गया कि ये राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर राष्ट्रपति से नियुक्त करता है तो पदमुक्त भी इसे राष्ट्रपति ही करेगा, पदमुक्त भी राष्ट्रपति ही करेगा, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया। अब ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, एक तो है ही है कौन नियुक्त करता, मर्जी तक बने रहता है या नहीं रहता है, ये आप उसकी विशेषता में पढ़ोगे। कभी कभी ऐसे आ जाता है, घुमा के प्रश्न दे देता है कि जब तक सरकार है तब तक महान्यायवादी का पद है। आप जब तक ये नहीं पढ़े रहोगे कॉन्सेप्ट कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त करता है कि सरकार के जाते ही ये गिर जाता है, कब पद खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा ये आता है वो संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं होते, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि ये महान्यायवादी जो होता है संसद सदस्य होता है या नहीं होता है, महान्यायवादी संसद सदस्य होता है नहीं होता है। संसद सदस्य होने के लिए सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको जनता द्वारा निर्वाचित होना चाहिए या मनोनीत होना चाहिए। तो ये हमने जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो ये जनता द्वारा नियुक्त होते हैं, न मनोनीत है, ठीक है। जब इस संसद का सदस्य नहीं, इसलिए संसद का सदस्य नहीं, तो इसको हकदार भी नहीं माना जाता, बस इसे संसद में सुनवाई का अधिकार है। ये क्योंकि सरकार का वकील है तो इसलिए इसे संसद में सुनवाई का अधिकार है, ये वहां जाके सुनवाई कर सकता है, ठीक। तो हमें पूछा जा रहा है नीचे दिए गए पूर्व सही उत्तर चुनिए, ठीक। तो इसमें पहला प्रश्न सही है, दूसरा ये, सॉरी,
पहला गलत है और दूसरा सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्लस फैक्ट है। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। गिवन below are two statements in which one is labeled as assertion and the other of reasons। मतलब इसे कथन और कारण का दिया गया हो। इसमें हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे ये प्रश्न को सॉल्व करने में आपको और सर्टेनिटी आ जाएगी, यानी निश्चित आ जाए, आप श्योर हो जाओगे कि हमारा प्रश्न 100% सही है या नहीं है। ठीक है, पर इसमें दो बातें ध्यान रखनी होती है बहुत बारीक। क्या इसमें एक फैक्ट है? अगर फैक्ट है तो वो फैक्ट सही है या गलत। दूसरा, इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसमें कॉन्सेप्ट मतलब जो कारण है, सॉरी कारण नहीं, अभिकथन है, अभिकथन है, अभिकथन है, वो क्या कारण से मैच करता है या नहीं करता है। वो कॉन्सेप्ट सही है अभिकथन का या नहीं। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो अभिकथन और कारण से मैच करते हैं नहीं करता है। तो पहला दिया हुआ, द कॉन्स्टिट्यूशन वेट्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोल रहा है संविधान जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसमें जो ये दिया गया है कॉन्सेप्ट, क्या सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है या नहीं है। तो इसमें हम बताएं दें इसमें, हाँ, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है क्योंकि वह भारत का पहला नागरिक, भारत का पहला नागरिक, पहला नागरिक है और वह संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है। ठीक, जिसकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड होगा। ठीक है, ये सब चीजें हम जी में पढ़ेंगे। ठीक, अब हम जो आपको ट्रिक देने वाले हैं वो है, यहाँ पे अभिकथन को पढ़ने के बाद हम क्योंकि लगा लेंगे, क्योंकि। ठीक, जब हम क्योंकि लगा के इसको फिर आगे पढ़ेंगे, देखिए कैसे पढ़ते हैं, बताते हैं आपको। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख, जो अभी मैंने बताया वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई, भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख। अब क्योंकि लगाने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये मैच कर रहा है अभिकथन कारण से कि नहीं कर रहा। ठीक, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम आपको एक चीज बताते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ संवैधानिक की जगह वैधानिक हो जाता, वैधानिक, तो ये जो मैंने ऊपर बताया आपको कि फैक्ट का ध्यान रखना है, सॉरी यहाँ पे फैक्ट का ध्यान रखना है। तो ये चीज है। ठीक है, यहाँ पे दिया ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी चीज है, अगर ये वैधानिक कर देता, इसे टीचरी कर देता, ठीक है, वैधानिक कर देता, तो ये हमारा क्या कहते हैं गलत हो जाता। तो हमारा ऑप्शन ये ना होके हमारा ऑप्शन ये हो जाता कि ए सत्य है, आर असत्य है, यानी आर गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति जो होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, वो वैधानिक प्रमुख नहीं होता। ठीक है, तो हमने जो बताया फैक्ट, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, इन तीनों चीजों को आप इस प्रश्न में शामिल करेंगे, ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी हमने प्रश्न देखे हैं उसमें 99% जो आया है वो कॉन्सेप्ट आया। इससे क्या पता चलता है कि हमें परीक्षा के लिए कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना, फैक्ट पर थोड़ा कम। फैक्ट पढ़ना है लेकिन जरूरत की चीजें पढ़नी, फालतू चीजें नहीं पढ़नी। ठीक है, अब आते हैं हम आगे प्रश्न पे। विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर मेंशन्ड इन प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित ये प्रश्न है। इसमें ये पूछा गया है कि जो प्रस्तावना में लाइन दी गई है उसमें जो भी शब्द हैं उनका क्रम क्या है, वो किस क्रम में व्यवस्थित है। तो हम जब पढ़ते हैं
प्रस्तावना, तो उसमें लिखा था हम भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। जो हमारा ऑप्शन है इसमें हमारा सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, ये क्रम कई परीक्षाओं में पूछा गया है चीजें। तो आपको प्रेम्बल से जितने भी प्रश्न हो सकते हैं हम जीएस की क्लास में करा देंगे, ताकि आपका प्रेम्बल से कभी प्रश्न कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ये फैक्ट के रूप में आया हुआ है, ये फैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। प्रेम्बल में कॉन्सेप्ट कम है, कॉन्सेप्ट ध्यान दें कहाँ पे, कॉन्सेप्ट आपको ये मिलेगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पंथनिरपेक्ष क्या है, प्रतिनिधि अवधारणा भारत में किस टाइप की, पश्चिम में क्या, ये सारी चीजें जब हम इस प्रस्तावना की व्याख्या करते हैं, प्रस्तावना की अच्छे से व्याख्या करते हैं, तब ये आता है कॉन्सेप्ट के रूप में। ये जो दिया हुआ है फैक्ट के रूप में। अभी तक सब प्रस्तावना में एक बार संशोधन, उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, पंथनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है, अखंडता और सॉरी मुझे अभी कंफर्म नहीं आ रहा, पंथनिरपेक्ष अखंडता एक और शब्द जोड़ा गया, क्लियर कर लेंगे हम जीएस की क्लास में, आपको समझा देंगे। ठीक है, तो अभी तक एक बार इसको संशोधन किया जा चुका है। तो हमारा ये जो ए है ये हमारा सही, ये कर्व हमारा नहीं बैठ तीनों में। अब देख लीजिए यहाँ समाजवादी है तो समूह बदल, लेकिन यहाँ पंथ निरपेक्ष आ गया पहले, तो इसलिए ये सही नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट इनकरेक्ट। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। हाँ, एक बात और आप ध्यान रखिए, प्रश्न को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, जिसमें हमें ये देखना है कि गलत है या गलत नहीं है, सही नहीं है, सही है आदि को बहुत अच्छे से समझ लेना है, ताकि हम जल्दीबाजी में, कभी कभी तो जल्दीबाजी में हम प्रश्नों को पढ़ते नहीं जल्दी से और हमारा गलत हो जाता है। ठीक, अब जो इसका पहला पॉइंट है वो दे रहा है पार्ट थर्ड ऑन फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड अपॉन बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए। इसमें बोल रहा मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ये बोल रहा है जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं उस अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो ये फैक्ट हो गया, ये हमारा फैक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा हमारा क्या बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तो क्या भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है वो अधिकार असीमित है या सीमित है? सबसे पहले हम बता देते हैं कि वो असीमित नहीं है, सीमित है। जब पर ये हम जिस तरह बहुत अच्छे से डिस्कस करें, फंडामेंटल राइट्स के एक वीडियो लेके आए जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करें। ठीक है, अभी हम केवल प्रश्नों को समझ रहे हैं। तो जो हमारे 21 है इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है, लेकिन मृत्यु का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, 2018 में सर सॉरी तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में ये बोला कि हमारे यहाँ केवल निष्क्रिय निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव एथनेसिया, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कुछ मरीजों के लिए, पेशेंट्स के लिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना वो जी सकते हैं और ना उनको क्या कहते हैं मृत्यु आ रही। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है पैसिव एथनेसिया, इस आधार पर आप किसी को मतलब जो भी आशक्त है किसी ऐसी गंभीर पीड़ा से जिससे उसकी मृत्यु नहीं हो रही, बस उसे मृत्यु दी जाए ताकि वो मोक्ष को प्राप्त कर सके, मतलब उस बीमारी से मोक्ष प्राप्त कर सके, सॉरी उस बीमारी से मोक्ष प्राप्त। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आप पैसिव एथनेसिया दे सकते हैं,
ठीक है। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि डॉक्टर जिस जिस उपकरण की सहायता से वो अभी तक चल रहा है, जैसे किसी को आईसीयू में एडमिट है तो उसके ऊपर जो भी वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, ऐसे उपकरण की मदद से चल रहा है जिससे उसकी सांसें चल रही है, तो बस वो उपकरण हटा दिया जाता है, उपकरण हटा दिया जाता है। ठीक है। उपकरण को हटा देने पे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो उस अशांत पीड़ा के दर्द, अशांत पीड़ा से मुक्त हो जाता है। एक होता है एक्टिव एक्टिव एथनेशिया, जिसमें डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयाँ देता है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक। भारत में ये नहीं चलता, भारत में केवल पैसिव चलता है, ये अन्य पश्चिमी देशों में चलता है एक्टिव यूथनेशिया। भारत में केवल पैसिव चलता है। हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिटिक टॉपिक्स आएंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। तीसरा, हमारा भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान। ठीक। ये भी कह रहा है भारतीय संविधान एक पूर्ण संविधान है? नहीं, भारतीय संविधान एक अर्थसंघात्मक संविधान है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं। एकात्म जैसे आपातकाल है, एकल नागरिकता है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सब हमारे संविधान एकात्मक रूप प्रदान करती है। ठीक। चौथा पॉइंट हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो क्या हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके आधार पर मूल अधिकारों को आधार नहीं? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर ये बार बार सामने आया है कि हाँ, अब मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, पर संविधान का एक मूल ढांचा होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो केस भारतीय केस में दिया था कि मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर, मतलब मूल ढांचे को बिना बिगाड़े आप मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मूल अधिकारों जैसे आपातकाल है, आपातकाल सामान्य परिस्थितियों में मूल अधिकार को नहीं हटाए, लेकिन आपातकाल जैसी चीजों में आपातकाल लगा तो कुछ मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। कुछ मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, किंतु आपातकाल खत्म होते ही वो फिर से अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट, ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक। तो अगर हम इसमें सही और गलत की बात करें तो इसमें आएगा, इसमें पूछा है कौन सा गलत है। जो ये दिया हुआ ये मतलब हमारा सही है, हमने इसको यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया। ठीक। ये हमारा होगा नहीं, हमें गलत बताना है इसमें कौन सा। ठीक। संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूल अधिकार है। ये भी गलत है, अभी हमने बताया कि मृत्यु का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, जबकि केवल एक्टिव एथनेशिया जो है वो हमारे यहाँ लागू है। तीसरा, ये नहीं होगा, मतलब ये होगा। सॉरी, हम उस तत्व नहीं तो आप लोग गलत समझोगे। ये नहीं होगा, प्रश्न के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये होगा। ठीक। जब भारतीय संविधान पूर्ण संघीय संविधान, अभी मैंने बताया कि ये अर्थसंघात्मक संविधान है, इसमें एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक। चौथा हमारा आता है, भारतीय संविधान के अंदर मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। ठीक। नहीं हटाया अभी मैंने बताया कि नहीं हटाया जा सकता, यानी कि इसमें बी सी और डी, बी सी और डी, ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक। तो ये फुल बेस्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमने बहुत अच्छे से इसको समझा और जाना। ठीक है। अब आगे आते हैं, विच स्टेटमेंट करके अबाउट पंचायती राज, यानी पंचायती राज से संबंधित पूछा गया है। The Panchayati Samiti and जिला परिषद are constituted with directly elected members। तो बोल रहा है पंचायती राज समिति जो है और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य से गठित होती है। तो क्या ये चीजें सही हैं? ये हमारे फैक्ट है। ये मतलब ये फैक्ट के रूप में आते हैं, जिसमें हमें ये पता है कि ये सीधे नॉमिनेटेड, ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, अप्रत्यक्ष। इनको पंचायत और जिला परिषद कुछ सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है कि आप सीधे जनता से निर्वाचित ना होकर आप कुछ लोगों के समूहों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक। कथन सही पूछा गया तो इसमें हम ये घटा देंगे। ठीक। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष है? नहीं, 21 वर्ष है। अब यही छोटा सा फैक्ट यहाँ दिया हुआ है, 21 वर्ष है। ठीक। ये भी गलत हो जाएगा।
पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। हाँ, भारत में दो प्रकार के चुनाव हैं, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो चुनाव आयोग है वो राज्य के विधानसभा, संसद के चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के चुनाव का आयोजक, मतलब ये सारे चुनाव जो कराएगा वो केंद्र यानी भारतीय चुनाव आयोग कराएगा। जो राज्य चुनाव वो स्थानीय नगर पालिका, नगर परिषद, इन सबके चुनावों का जिम्मा जो है वो राज्य चुनाव आयोग के पास। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन तीस हो गया। आज हमने पॉलिटी के पीवाई को इसको देख लिया और अच्छे से समझ लिए हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ बातें हम और बता देते हैं। जैसे हम जब पढ़ते हैं जीएस को, तो हम केवल या तो फैक्ट पढ़ते हैं या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पर हमें इन दोनों को मिक्स, कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए हमें फैक्ट पर जाना है। फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करना, कॉन्सेप्ट को फैक्ट के साथ। जब आप दोनों मिक्स करके चलोगे तब आपका अच्छा टॉपिक तैयार हो जाएगा, जिससे आप कुछ ऐसे प्रश्न आए जिसमें आपको ना भी पता हो तो अभी आप प्रश्नों को शामिल करते हैं, सॉरी, प्रश्नों को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम आगे हम जीएस की क्लास लेते हैं पॉलिटी की, तो उसमें हम इन सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे और एक टॉपिक की बेहतर समझ बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और 27 जुलाई को अपने एग्जाम में बेटर से बेटर कर जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।